अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। अच्छा, मुझे आइडिया हो जाए बस इसलिए पूछ रहा हूं, और जो लोग FAR 2 में थे और उन्होंने हाथ उठाया था वो ना उठाना हाथ, ताकि डुप्लीकेशन ना हो। इस फ्राइडे को ना यूथ क्लब का नाम सुना है? राजा दयाउल का पता है? शायद उनको मैनेज हो सके बुलाना जुम्मे को 2 बजे प्रॉब्ली। तो यहां इधर कौन कौन होगा आप में से, ताकि मुझे अंदाजा हो जाए। अच्छा ठीक है, ये FAR 2 वाले नहीं है जो हाथ उठा रहे हैं? ठीक है, चलें। आपको आज मंगल है, चलें कल कंफर्म कर देंगे। तो प्रॉब्ली यही है कि जुम्मे वाले दिन, जुम्मे के बाद यानी तकरीबन 2 बजे हैं। हाँ तो 2 बजे तक आ जाएंगे जुम्मा पढ़ के। अच्छा, कल मैंने जो पढ़ाया था उसका एक छोटा सा रिकैप दे रहा हूं। प्रोसेस जी, इकरा है कोई इस क्लास में? इकरा, इकरा है बेटे आप में से कोई? ये किसी को अपना रजिस्टर पता हो पे? ये किताब भी आपकी नहीं पढ़ना? प्रोसेस कॉस्टिंग में हम लोग कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर रहे हैं, और अगर इस प्रोसेस में कुछ यूनिट्स खराब हो जाते हैं तो उनका बोझ भी बाकी ने उठाना है। लेकिन किन का बोझ उठाना है? बस नॉर्मल लॉस वालों का। जो उससे ज्यादा खराब हो रहे हैं वो अपना वजन खुद उठाएंगे, और अगर जितना सोचा था उससे नुकसान हो रहा है तो हम इस अभी की खुशी से ज्यादा खुश नहीं होंगे, आइंदा फिर ज्यादा हो जाने लॉस। तो हम अपनी पर यूनिट कॉस्ट ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे कि जैसे उतना ही लॉस हुआ जितना होना चाहिए था। इसलिए पर यूनिट कॉस्ट के न्यूमरेटर में माइनस क्या कर रहे हैं? हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू। अच्छा, जो कल आखिर में काम किया था एबनॉर्मल गेन वाला। अच्छा, एक तो वो बच्चे जिनको ये कुछ समझ नहीं आ रहा वो तो चिल रहे ना, करना तो ऐसे ही है। जो बच्चे जरा सा भी सोच रहे हैं तो एबनॉर्मल गेन वाले में एतराज क्या क्या है? देखें, बिजनेस को अगर 1-2 महीने या साल के बाद ये रियलाइज हुआ कि उन्होंने जो लॉस का अंदाजा कैलकुलेट किया था वो सही नहीं है, तो अगले साल रिवाइज कर देंगे। वो बिजनेस की मर्जी, कर देंगे रिवाइज। आपको तो एक परसेंटेज गिवन है, आपने वो यूज करनी है। बिजनेस हाँ रिवाइज कर सकता है कल को। हाँ जी, एबनॉर्मल गेन वाले में किसी को कोई एतराज नहीं, मतलब सारे चिल हैं। अच्छा, एक एतराज ये है, पहले जरा फिगर्स मुझे बता दें। मैंने कॉस्ट पर यूनिट निकाली थी, नहीं फार्मूले की फिगर्स बताएं। 360 प्लस 180 माइनस 0 3760 माइनस 160, इसका आंसर आया था 150। और हमने एबनॉर्मल गेन को P&L में कितने यूनिट्स? 160 150 वाले 24,000। और फिर मैंने जब वैल्यू बदल दी थी तो उसका आंसर बन गया था 360 प्लस 180 माइनस पूरा नॉर्मल लॉस इनटू 18 रुपए डिवाइडेड बाय 3760 माइनस 148। और P&L में एबनॉर्मल गेन को इनकम कितनी ले जाएंगे?
160 यूनिट्स 150 नहीं 140 क्या हो गया यार 148 माइनस 18 20,800। अच्छा, जो लोग चिल हैं वो तो बस ये ऐसे ही है, और जिनको अगर थोड़ा बहुत सोच के अजीब लग रहा है कुछ तो अपने सवाल बताएं। हाँ जी, कह रहे थे। हाँ, यहां भी लेस कर रहे हैं। अच्छा, और एतराज जी। यानी जो एबनॉर्मल गेन है, उन एबनॉर्मल गेन की स्क्रैप वैल्यू कहां से आ गई? ये तो खराब यूनिट्स की है ना? अच्छा ठीक है, और एतराज? प्लस करना चाहिए, मल्टीप्लाई, डिवाइड, यानी ये नहीं होना चाहिए, ये एतराज है, यानी ये माइनस नहीं होना चाहिए। अच्छा, यानी ये माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक। हाँ जी, सही किया। सवाल सवाल दोहरा रहा हूं। एक तो ये सवाल एतराज बनता है, फिर बता रहा हूं जिनकी जिंदगी पे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चिल रहे, करना है ऐसे ही है। आपसे पेपर में नहीं पूछा जाएगा बताएं सर ने -18 क्यों किया था, करना तो ऐसे ही है, लेकिन क्यों कर रहे हैं? तो एक एतराज ये है कि अच्छा ये किसी ने किया नहीं, मैं खुद बता देता हूं। नहीं नहीं नहीं, वो तो मैं कल बता ही चुका, यहां तो हमने नॉर्मल ही लेने हैं। तो एक एतराज ये है कि हम 148 में से ये 18 माइनस क्यों कर रहे हैं, और इसी से रिलेटेड एक और एतराज ये है कि जब ये 160 खराब ही नहीं हुए तो उनकी स्क्रैप वैल्यू कहां से आ गई? ये एतराज है, इसका जवाब दे रहा हूं। अगर समझ नहीं आया तो करना ऐसे ही है, ठीक है? ये सिर्फ नॉलेज के लिए। इससे बताता हूं, टोटल खर्चा, जेब से पैसा कितना खर्च हुआ? 540। अच्छा, इसकी एंट्रीज ऐसी हैं नहीं, लेकिन मैं आपको सिर्फ टैली करने के लिए इसकी बस जबरदस्ती की एंट्रीज बना के दे रहा हूं। टोटल खर्चा हमारा जेब से जो खर्च हुआ वो हुआ 540, और जेब में टोटल पैसा आया कितना है? पैसा कहां से आना था? खराब यूनिट्स को बेच के, तो वो तो कोई नहीं आया, यानी टोटल जेब से पैसा 540 गया। 540 कितने यूनिट्स असल में बन के अगले प्रोसेस में चले गए? 3760। तो वो हमारी इन्वेंट्री ही रहेंगे। तो वो हमारी इन्वेंट्री, मैं फिर कह रहा हूं असल में एंट्रीज इस तरह नहीं है, मैंने एंट्रीज पढ़ानी है। अभी सिर्फ मैं आपको हिसाब किताब टैली करने के लिए जबरदस्ती की एंट्री बना के दे रहा हूं। जो 3760 यूनिट्स, अच्छा ये सारी डिस्कशन सिर्फ नॉलेज के लिए है, ऊपर से जाए तो करना फिर भी ऐसे ही है। ये जो अगले प्रोसेस में इज्जत के साथ चले गए 3760, एक कितने का? 150 का जी, 564। हमने इतने पैसे खर्च करके इतनी कॉस्ट वाली चीजें बना ली, ये क्या हो गया? दोबारा, जेब से खर्च हुआ ही इतना, तो हमने इतनी कॉस्ट वाली चीजें कैसे बना ली? इसलिए कि हमने पर यूनिट कॉस्ट 400 यूनिट्स जाया होंगे इस बेस पे निकाल ली, जो कि एक हायर फिगर है। अब जब वो हायर फिगर मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट हायर ही आएगी। तो है तो ये सही, यानी हम अपनी कामयाब होके आगे जाने वाले यूनिट्स की कॉस्ट तो 150 ही लेंगे, क्योंकि हम नॉर्मल लॉस डिफाइन ही इसलिए किया है कि कितनी जो यूनिट्स खराब होंगे उनका वजन बाकी उठाएंगे, इसलिए नॉर्मल लॉस डिफाइन किया है। ये तो 150 ही होगा। जो बुरी बुरी शक्लें बना रहे हैं, मैं ये सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं, अगर ना समझ आए तो कोई महरूमी, कोई नौसत का एहसास नहीं है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो ऐसा कोई मसला नहीं कि आपको जीने का हक नहीं है, करना ऐसे ही है, ठीक है? तो जो हमारा नॉर्मल लॉस को डिफाइन करने का मकसद था, वो मकसद ही यही था कि कितनी कुर्बानी को नॉर्मल समझ के पर यूनिट कॉस्ट में बिल्ड कर लेना है। चूंकि असल में उससे ज्यादा बन गए तो मल्टीप्लाई होकर आंसर भी ज्यादा आ गया। अब ये हम डेबिट यानी बनने वाली इन्वेंट्री की कॉस्ट 564 भी सही कह रहे हैं, लेकिन अगर इफेक्टिवली देखें तो इतना खर्चा ही नहीं हुआ जितनी हमने इन्वेंट्री की कॉस्ट बना दी। डेबिट क्रेडिट के हवाले से देखें तो डेबिट और चाहिए, क्रेडिट और चाहिए? क्रेडिट और चाहिए। कितना? इसको हम अपनी इनकम बना लेते हैं,
और एक और तरीके से बोलने में हम ये कहेंगे कि 3600 यूनिट्स तो 150 वाले ही बने पैसे खर्च करके, बाकी 160 चूंगे में बन गए। यानी 3600 कहां से आया? नॉर्मल। तो हमारी 150 के मुताबिक 3600 बनने चाहिए, तो हम कहेंगे जी 3600 ही बने, इतना खर्च करके बाकी चूंगे में बन गए। तो इस चूंगे को हमने इनकम बना लिया। तो एबनॉर्मल गेन को हमने इसलिए इनकम बना लिया कि असल में जो जेब से खर्चा गया है वो तो है, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा की वजह से। क्यों? हमने वो बेस पे निकाली हुई है कि 400 ज्यादा होंगे, उसकी वजह से बन जाने वालों की कॉस्ट ज्यादा शो हो रही है, तो हमें इस डिफरेंस को इनकम बनाना पड़ रहा है। इधर आते हैं, इधर जेब से कैश आउट कितना हुआ? 540। जेब में कैश आया कितना? कितने यूनिट्स खराब हुए? असल में 240। कितना कैश मिला? 43 बस। 44 नहीं, 535680। कितना नेट कैश जेब से गया? ये कैश जेब से गया और खराब यूनिट जो असल में खराब हुए वो बेच के इतना पैसा आ गया, तो नेट इतना पैसा जेब से गया। ये मेहनत करके हमने बना कितने लिए? एक कितने का? 56480। कितना डिफरेंस है? वो ये वाला है। उस 20800 को हम इनकम लेते हैं, तो 20800 ये ऐसे टैली कराया मैंने। इसको इनकम क्यों बना रहे हैं दोनों मिसालों में? क्योंकि हम जो अपनी बनने वाले की पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहे हैं वो थोड़ी हायर निकाल रहे हैं। हायर क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमने इस बेस पे निकाली है जैसे 400 जाया हुए, यानी जैसे 3600 बने, जबकि बन ज्यादा गए हैं, तो इसलिए इसमें और उसमें डिफरेंस आ रहा है। तो वो जो डिफरेंस है वो हम इनकम बना रहे हैं। तो ये मैंने एक तो आपको एंट्री से अमाउंट टैली करा के दी। दूसरा ये बताता हूं कि ये 18 यहां से लेस क्यों किया, बता रहा हूं। इस फार्मूले में हमने इस खर्चे में से ये माइनस कर लिया और जो चूंगे में बन गए उनको इनकम बनाने लगे। हमने यहां इस खर्चे में से माइनस किया और जो चूंगे में बन गए उसको इनकम बनाने लगे थे। इस खर्चे में से ये माइनस करना एक सॉर्ट ऑफ इनकम ही होगी ना। तो हमने 240 यूनिट्स असल में बेचे हैं, जबकि यहां 160 और इंटू 18 हो गया, उधर जा रहा। ऊपर हम खर्चे में से ये चीज माइनस कर रहे हैं। असल में कबाड़िया को कितने बेचे हैं? 240। तो 160 फालतू इंटू 18 ऊपर ऑलरेडी माइनस हो गया ना, तो इसलिए वो ऑलरेडी ऊपर माइनस हो गया, तो उसको इनकम बनाने में से फिर इतना रोक लेते हैं। हमने ऊपर ये 160 यूनिट्स इंटू 18 लिख ली हैं ऑलरेडी, तो इस यानी एक तरह से वो खर्चों में कमी कर ली ऊपर, तो अब उसको इनकम बनाएंगे तो डबल डबल हो जाएगा, इसलिए इनका 18 यहां से माइनस कर देते। नहीं समझ आया? एक और तरीके से बताता हूं। ये जो अब बताने लगा हूं ये और ऊंचा है। इसको हम इनकम क्यों बना रहे हैं? कि ये इतना खर्चा होके बनने थे, चूंगे में बन गए। इतना खर्चा होना था, नहीं हुआ, चूंगे में बन गए, इनकम बना लेते हैं। लेकिन इनको बेच के इतना कमा लेना था, वो नहीं कमा सके, तो उसको फिर हमने अपना खर्चा कह दिया। ये ज्यादा हवाई निकल गई ना बात। और अगर ये कुछ भी समझ नहीं आया, कोई नहीं है, पर यूनिट कॉस्ट निकालनी ऐसे ही है। तो कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए अगर प्रोसेस में लॉसेस हो रहे हैं, तो ये टुकड़ा नंबर 2 था जी। अगर हम यहां पर 240 यूज कर लेते तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट खराब हो जाती, फिर नॉर्मल लॉस डिफाइन करने का मकसद ही नहीं रह जाता। खराब हो जाती का मतलब है कि हम अपनी पर यूनिट कॉस्ट को कंट्रोल रखने के लिए नॉर्मल लॉस डिफाइन कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इतनी कुर्बानी तो बनती है, हम पर यूनिट कॉस्ट उसके एतबार से कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हमने यही करना होता कि जितने यूनिट्स असल में बने उनसे डिवाइड, जितने असल में कबाड़िया को बेचे वो माइनस, तो फिर नॉर्मल लॉस डिफाइन ही क्यों करते? तो हम नॉर्मल लॉस डिफाइन ही इसलिए कर रहे हैं कि जितना जाया होना चाहिए था उसी के हिसाब से पर यूनिट कॉस्ट निकालें, और जो उससे ज्यादा या कम जाया हुआ वो P&L में ले जाएं। टुकड़ा नंबर 2 डन। अब आते हैं टुकड़ा नंबर 3 पे।
हैं जी, 4 हैं और फिर चारों जोड़ दूंगा बाद में। इनपुट है, लॉस अभी फिलहाल भूल जाते हैं, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, ओपनिंग फिलहाल छोड़ देते हैं, और आउटपुट है। मिसाल के तौर पे जून के महीने में प्रोसेस 1 में टोटल मटेरियल जो मशीन में डला 20,000 किलो। महीने के एंड पे यानी 30 जून रात 12 बजे मशीन के अंदर 1200 किलो पड़ा हुआ था। क्यों पड़ा हुआ था? क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही मशीन में डाला था। तो कितने किलो मशीन से निकल के बाहर चले गए जून में जी? 18,800। ये मेरी मुराद है इससे कि जितने आए उसमें से कुछ बचे रह गए, जाया कोई नहीं हुए, और बाकी बाहर चले गए। अब इस वैरायटी में प्रॉब्लम क्या है? इससे पहले जो 2, 4, 5 जितने भी सवाल किए उनमें पर यूनिट कॉस्ट हम निकाल रहे हैं न्यूमरेटर में क्या? मटेरियल, लेबर, एफओएच सब, और डिनोमिनेटर उन तीनों का, किन तीनों का? मटेरियल, लेबर और एफओएच। चलो इनको मैं 2 कर देता हूं, मटेरियल और कन्वर्जन। इन दोनों का डिनोमिनेटर हम एक ही, और जो आंसर निकल रहा है ये 1 यूनिट की कॉस्ट आ रही है। अब हमें इस सिनेरियो में कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बता देता हूं, लेकिन फिर से जो चिल वाले बच्चे हैं वो इंतजार करना जब मैं कंक्लूजन बताऊंगा, और जिनको चिल नहीं है वो चुल है तो वो फिर कॉन्सेप्चुअली सोच के कोशिश करना। एंड रिजल्ट मैं बता दूंगा, ठीक है? अभी सिर्फ उन बच्चों को जो सोचना चाहते हैं उनको मैं एक सवाल दे रहा हूं, बाकी बच्चे टेंशन ना लें। मैं इसका एंड पे एक टेबुलर फॉर्मेट बना के दूंगा, चाहे आपको चीजें कॉन्सेप्चुअली समझ आए चाहे ना आए, सब ने यूज वो टेबल करना है। लेकिन उस टेबल तक पहुंचाने से पहले एमी जो बच्चे सोचते हैं उनके मजे के लिए एक सवाल बता रहा हूं, ठीक है? ये सिर्फ कैलकुलेशन कर देना, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। और जो चिल जिंदगी गुजारते हैं वो चिल करें हैं। जून के महीने में इनपुट हुए 10,000 यूनिट्स, और जून जब एंड हुआ वर्क इन प्रोसेस वो यूनिट्स हैं जो मशीन में शुरू में डाले थे और वो पूरा महीना मशीन में पड़े रहे। एक वक्त में 10,000 यूनिट्स डाले थे, पूरा महीना मशीन में पड़े रहे? नहीं, हो सकता है 4 घंटे का प्रोसीजर हो, यूनिट्स डलते हो, 4 घंटे तक पकते हो, फिर निकाल लेते हो। ये कौन से वाले हैं? जो अभी आखिर में कुछ देर पहले मशीन में डले थे और पीरियड एंड हो गया, तो ये इस जून के हिसाब से क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कहलाए, और अगले ही महीने, अगले ही लम्हे जुलाई के ओपनिंग गए। अगर ये अभी मशीन में हैं यानी मुकम्मल नहीं हुए, तो क्या मसला है इनमें? क्या मुकम्मल और होना है? हां, एक अंडरस्टूड अजम्पशन है, यानी ये ऐसी बात है जो एग्जाम में आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। वो अंडरस्टूड अजम्पशन ये है कि वैसे जब समोसे तलने हैं तो मटेरियल है समोसा, वो कढ़ाई में डलेगा तो प्रोसीजर शुरू होगा, यानी मटेरियल शुरू में ही फौरन उंडेल देंगे। और अगर चाय बन रही है तो हो सकता है थोड़ी देर पानी उबलेगा, फिर उसके बाद पत्ती ऐड होगी, फिर उसके बाद दूध ऐड होगा, यानी कुछ देर बाद मटेरियल डल रहा है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग के सवालों में बाय डिफॉल्ट मटेरियल शुरू में ही और फौरन डल जाया करेगा, शुरू में ही और फौरन डल जाया करेगा। तो फिर इतनी देर किस बात पे लगेगी? कन्वर्जन के ऊपर। तो इन 1000 यूनिट्स को अगर टोटल 4 घंटे का ड्यूरेशन है, इनको शुरू में ही मशीन में डाल दिया था और 4 घंटे तक इन पे बिजली पानी लगनी थी, यानी उन 4 घंटे तक इस पे कन्वर्जन लगनी थी। तो अभी अगर ये मशीन के अंदर है तो इनमें कन्वर्जन पूरी नहीं लगी। कितनी लगी है इसके लिए मैनेजमेंट को क्या अंदाजा लगाना पड़ेगा, वो आपको बताना होगा। तो मैं कह रहा हूं कि ये 1000 यूनिट्स कंप्लीट हैं
विद रिस्पेक्ट टू मटीरियल और 70% कंप्लीट हैं विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन। पे जितनी मेहनत लगनी थी कन्वर्जन पे, उसमें से 70% लग चुकी हुई है। और इतना मुश्किल काम नहीं, अभी बता देता हूं। इसका मतलब है कि अगर इन्होंने 10 घंटे मशीन में पकना था तो 7 घंटे गुजर चुके हैं, ये मतलब है इस बात का। तो अब आपको इंफॉर्मेशन ये दे रहा हूं कि इस महीने में टोटल 10,000 यूनिट्स इन हुए, महीने के एंड पे इतने वर्क इन प्रोसेस हैं, और आउट कितने हो गए? 9,000। और इस महीने में जो टोटल खर्चा इनकर हुआ वो हुआ 2 लाख रुपए मटेरियल, और कन्वर्जन पे हुआ ये अभी इस वक्त जून का डाटा है। और जो बच्चे जरा सा भी सोचने, वैसे तो यार देखो सारे सोचा करें, सारे दिमाग लगाया करें, कैलकुलेशन सब लोग कोशिश किया करें अपने दिमाग को चैलेंज करने की। तो पहले तो जो करना चाहें उनको कह रहा हूं ये डाटा है, और मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये जो 9,000 यूनिट्स बन के बाहर चले गए, इनकी कॉस्ट पर यूनिट बता दें। जो यूनिट्स 9,000 बन के बाहर चले गए, कॉस्ट पर यूनिट बता दें। मैं इसका एक टेबुलर फॉर्मेट बताऊंगा, आइंदा यूज वो करना है, जो चीते हैं वो भी और जो इंसान के बच्चे हैं वो भी करना, वो टेबुलर फॉर्मेट यूज है। लेकिन अभी आप पे छोड़ रहा हूं, देखें क्या कैसे समझ आता है, करें ट्राई, जो भी समझ आता है ट्राई करें। थर्टी वन पॉइंट 31.92 और 27.75 और है 29.76। चलो 77 हो, चलो ठीक। 25.46। अच्छा है, समझ नहीं आ रही। 0.96 क्या? 0.96 30.96 30 और 23.23 है। अच्छा 30.02। हाँ जी, नहीं रिकग्नाइज करेंगे नहीं करेंगे नहीं पूछ रहा, बस पूछ रहा हूं कि जो 9,000 यूनिट्स बने हैं इनकी पर यूनिट कॉस्ट पूछी है मैंने। हाँ भाई, इस मोहल्ले में से कुछ बताना चाहे। 30, अच्छा 32.67। चलो ठीक है, चलो ठीक है जी, मैं बताता हूं। अच्छा, जो लोग ट्राई नहीं कर रहे ना, ये सब गलत करने वाले उनसे बेहतर है। जब आप अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, जब आपका दिमाग चैलेंज नहीं होगा, तो फिर आप पेपर में उस सवाल का इंतजार करेंगे, बिल्कुल जैसा सवाल क्लास में कराया गया था वो होगा तो सॉल्व करेंगे, वरना दिमाग इस्तेमाल करना छोड़ देंगे। इनमें से नहीं, एक सही है, एक सही है इनमें से। अच्छा, हो सकता है कि आप में से किसी ने ऐसे किया हो, किसी ने तो किया होगा, अरे किसी ने तो किया होगा। इसका आंसर क्या आता? 30। ऐसे किसी ने नहीं किया? अच्छा, हो सकता है किसी ने ऐसे किया हो। नहीं, ऐसे भी नहीं किया, ऐसे भी नहीं। अच्छा, हो सकता है किसी ने ऐसे किया हो। क्या कर रहे हैं फिर?
ये ऐसे ही करते हैं और कैसे करते हैं? किसी ने ऐसे नहीं किया। अच्छा चलें, कोई बताना चाहे क्या ये? हाँ जी चलें बताएं, कोई बोल दे। क्या करूं? हाँ जी बोलो ना, क्या करूं? फिगर बोलो, क्या लिखूं? 97,000 डिवाइडेड बाय 10,000, 9.7। इसको क्या किया? इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा 97,000 आ गया, फिर कोई बात नहीं, फिर आगे 9700 आ गया, सॉरी आगे। फिर इसको, अच्छा देखें, हंस तो ऐसे रहे हैं जैसे सारे यहां जो है साइंसदान हैं। तो जिन्होंने कोशिश की है लोगों के हंसने को छोड़ें, 30% मल्टीप्लाई कर लिया, फिर 70%। अच्छा 30, फिर इसको क्या करूं? 97,000 से ये चीज, अच्छा, और साथ 2 लाख प्लस और डिवाइडेड बाय 9,000। अच्छा और कोई जी, जो भी बताएं बताएं। 2 लाख माइनस 20,000, 20 कैसे आया? 2 लाख 1000 बाय 10,000 है। अच्छा फिर क्या किया? प्लस 97,000 माइनस ये क्या है जी? क्या किया बताएं, बताएं क्या किया? रिपीटर तो नहीं? सच्ची सच्ची? नहीं नहीं, फिर रहने दो, रिपीटर ना बोलें। हाँ जी है? अरे कोई बेइज्जती वाली बात नहीं ना भाई, ये वाला। अच्छा ठीक है, और इतनी सारी वैरायटी है, सबने वही तो नहीं किया होगा ना, और कोई बताएं। अच्छा देखें, अगर आप बताएंगे और लोग आपकी कैलकुलेशन पे हंसेंगे तो क्या हो जाएगा? जी जी बताएं 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 बताएं। रिपीटर तो नहीं है ना? 9,000 एक्स प्लस प्लस 1,000.7 एक्स, ये बगैर ब्रैकेट के भी हो जाएगा, और इज इक्वल टू कर दिया x10 आ गया, और यानी आंसर 30 आ गया। ठीक है, हाँ जी और कोई? 30 आ गया। जी जी बताएं, किधर है, मैं कौन है? जी जी 2 लाख का 2 लाख, पीटर तो नहीं है ना? 2 लाख माइनस 20,000 आगे, माइनस प्लस माइनस प्लस 9700। ये कैसे निकला 9700? अच्छा चलें ठीक है, बताता हूं। उससे पहले ये बताएं कि अगर कॉलेज ये कैलकुलेट करना चाहे कि कॉस्ट के सेक्शन में फोटोकॉपीज बांटी थी तो पर स्टूडेंट कितना खर्चा हुआ, तो टोटल कॉपीज का खर्चा डिवाइडेड बाय FAR1 के स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय बाहर गाड़ियां कितनी खड़ी, डिवाइडेड बाय उस कमरे में कुर्सियां कितनी, डिवाइडेड बाय कौन, कहां के स्टूडेंट्स, कॉस्ट के। क्यों इनसे क्यों डिवाइड, PRC वालों से क्यों नहीं? भाई खर्चा जिन पर आया है उन्हीं से डिवाइड करेंगे ना। किसी भी खर्चे का जब पर यूनिट निकालना है, किसी भी खर्चे का पर यूनिट निकालना है तो खर्चा डिवाइडेड बाय कौन से यूनिट्स, जिन पर वो खर्चा हुआ। ये को बहुत मुश्किल बात तो नहीं की हमने। किसी भी खर्चे का पर यूनिट निकालना है तो हमने टोटल खर्चे को डिवाइड किन से करना है, जिन पर वो खर्चा हुआ। जैसे मैंने कहा कॉस्ट के बच्चों को फोटोकॉपीज बांटी हैं तो फोटोकॉपीज का खर्चा डिवाइडेड बाय कॉस्ट के स्टूडेंट्स।
जितने रजिस्टर्ड हैं क्लास में या जितनों को बांटी हैं? जितनों को बांटी हैं। तो किसी भी खर्चे का पर यूनिट निकालना है तो टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय जिन पर वो खर्चा हुआ है। ये 2 लाख प्लस 97 डिवाइडेड बाय 9000 अगर किसी ने किया, किसी ने, तो इसमें क्या गलती है? ये 2 लाख का खर्चा सिर्फ 9000 पे है? नहीं, ये तो 10 पे है। और अगर किसी ने ऐसे किया, अच्छा ये कहने को नहीं मान रहे ऐसे किया है, वरना जो भी ये 9.7 निकाल रहा है या 9700 निकाल रहा है या 97,000 का 10% ले रहा है, तो वो 97,000 को 10,000 से डिवाइड ही कर रहा है। इसमें क्या गलत है? इसमें गलती यह है कि 9.7 जो आंसर निकलेगा उसका मतलब होगा कि जो एक यूनिट मुकम्मल हुआ उस पे इतना रुपए का खर्चा हुआ। यह गलत है, क्योंकि कन्वर्जन का खर्चा जितने यूनिट्स पे भी हुआ, कुछ पे मुकम्मल हो चुका हुआ है और कुछ पे भी मुकम्मल नहीं हुआ है। तो इसको डिवाइडेड बाय 10,000 करना गलत है। 2 लाख को 9,000 से डिवाइड करना क्यों गलत है? क्योंकि यह खर्चा 9 पे नहीं 10,000 पे हुआ है। हो सकता है किसी ने 97,000 का 70% लिया, हो सकता है। यह क्यों गलत है? यह कोई टोटल खर्चा है जिसमें से 70% हुआ है? नहीं, जिन पे पूरा खर्चा हुआ है और जिन पे थोड़ा हुआ है वो सब मिला के 97,000 बना है। इसका दोबारा से नहीं 70% लेना। अच्छा, फिर सही क्या है? सही है ये, अगर एक यूनिट मुकम्मल बन जाता, क्या सारे मुकम्मल बन गए? एक यूनिट मुकम्मल बन जाता तो उस एक यूनिट पे एक्स कन्वर्जन कॉस्ट आती। 9,000 मुकम्मल बने हैं, उन पे टोटल कॉस्ट आई है इतनी, और जो 1000 हैं उन पे पूरी एक्स आई है? नहीं, उन पे 0.7x आई है। अच्छा, ये सारी बातें जिनको ना समझ आ रही हो कोई मसला नहीं है, आपको एक टेबुलर वर्किंग बताऊंगा, वैसे होंगे सारे सवाल, कोई मसला नहीं है। अगर इतना गहरा कोई नहीं पिक कर पा रहा तो मैं आपके जो दिमाग की तारे हैं उनको छेड़ने के लिए सारा कुछ उलझा रहा होता हूं। 9,000 पूरे बन गए तो हर एक पे इतना खर्चा आया, और वो जो 1000 अभी अधूरे हैं उन पे एक्स आ चुका है, फिर एक्स का 0.7 आया है, और ये टोटल खर्चा मिला के 97,000 बना है। जो लोग जाग रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं, ये इक्वेशन समझ आई कि नहीं? अगर हम एक यूनिट पूरा बनाने पे एक्स खर्चा करते तो 9 पूरा बन चुके हैं, इन पे इतना खर्चा होता, और जो 1000 अभी अधूरे हैं उन पे पूरा एक्स नहीं हुआ, 0.7x हुआ है। ये टोटल 97,000 मैंने आपको दिया हुआ है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो एक्स आएगा 10 रुपए, और 2 लाख पूरा पूरा खर्चा है या इसमें भी और होना था, तो इसलिए इनको आप इजीली 10,000 पे डिवाइड करके 20 निकाल सकते हैं। यानी जो यूनिट्स पूरे बने उन पे 20 रुपए मटेरियल पे लगा, 10 रुपए कन्वर्जन पे लगा, तो पर यूनिट 30 रुपए बनते हैं। ये सारी बातें किसी को भी समझ आई हैं? अब आपको मैंने सिर्फ और सिर्फ ये कार्रवाई इसलिए करवाई थी कि आप वैसी बस जरा सोचें, ये आपने बिल्कुल भी इक्वेशन बना के नहीं करना। मैं इसका एक टेबुलर वर्किंग बता रहा हूं, आपने वैसे करना है, क्योंकि कोई जिद्दी बच्चा अगर फिर भी इक्वेशन बनाएगा तो अभी तो इक्वेशन बना लेंगे, मैंने इसमें एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, एडिशनल मटेरियल सब लेके आना है, तो नहीं बनती इक्वेशन आपसे। इसलिए मैंने सिर्फ ये छेड़ने के लिए, जरा मजे के लिए बताया था। जिसने इसमें मेहनत कर ली, गलत आंसर निकाला, उसको भी सही होगा। और ये जो मैंने अब सही बात समझाई है, ये किसी को समझ आई? बस अब मैं आपको ऑफिशियली वो लेक्चर नोट्स लिखवा रहा हूं जो मैं सबको बता रहा हूं, तो ये गंदमंद भी करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ बस कुछ कैलकुलेशन खेल रहे थे। अब फॉर्मली लेक्चर नोट्स पे आते हैं वापस। ये काम की बात मिट गई। जून के महीने में क्या लिखा हुआ था मैंने, ये तो नोट शायद किया ही होगा, 20 नहीं था, 18,800, ये मैंने मिसाल लिखी हुई थी। अच्छा, एक तो थोड़ी सी अंग्रेजी लिख देता हूं।
मटेरियल कॉस्ट कंप्लीटली इनकर हो चुकी है ऑन ऑल यूनिट्स बिकॉज मटेरियल कॉस्ट is incurred at start of process, but conversion cost is partially incurred on closing work in process units because conversion cost is incurred evenly throughout the process. अच्छा, मैंने कलर चेंज करके लिखना था, वो मिस हो गया मेरे से, लेकिन खैर आप तो एक ही इंक में लिखते हैं. मैंने ये जो ब्रैकेट में बात लिखी है ये इसकी रीजन लिखी है, और ये जो ब्रैकेट में बात लिखी है वो मैंने इसकी रीजन लिखी है. प्रोसेस कॉस्टिंग में जनरली यही चलेगा, बल्कि हमेशा ऐसी चलेगा कि मटेरियल कॉस्ट शुरू में ही, यानी मटेरियल फौरन डलेगा तो प्रोसेस शुरू होगा, तो इसका मतलब है मटेरियल कॉस्ट इज इनकर्ड एट स्टार्ट ऑफ प्रोसेस. और जो कन्वर्जन कॉस्ट है, यानी जो आग जल रही है, जो वर्कर काम कर रहे हैं, वो थ्रू आउट द 4 घंटे सेम पेस पे हो रहा है. उसी स्पीड से बिजली कंज्यूम हो रही है, उसी स्पीड से गैस कंज्यूम हो रही है, उसी स्पीड से वर्कर काम कर रहा है. तो मटेरियल कॉस्ट, आपके प्रोसेस कॉस्टिंग कॉस्ट की बात कर रहा हूं, हमेशा स्टार्ट पे खर्च हो जाया करेगा, यानी शुरू में ही डल जाएगा. और कन्वर्जन कॉस्ट मतलब लेबर और एफओएच इवनली थ्रू आउट द प्रोसेस खर्च हो रहा होगा. तो मटेरियल कॉस्ट सब यूनिट्स पे लग चुकी हुई है. सब यूनिट्स कौन से? जो बन गए उन पे भी और जो बच गए उन पे भी. लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट जो बच गए हैं उन पे पार्शियली लगी हुई है. देयरफॉर कॉस्ट पर यूनिट is calculated separately for direct material component और कन्वर्जन कंपोनेंट. यानी 20 रुपए अलग कैलकुलेट करेंगे हम और 10 रुपए अलग कैलकुलेट करेंगे. अभी जो मैंने फिगर्स बताई थी, 20 रुपए अलग कैलकुलेट होगा, 10 रुपए कैलकुलेट होगा. अच्छा, जो लोग अभी सुन रहे थे, मटेरियल तो सिंपली 2 लाख को 20,000 पे डिवाइड करके निकल आया ना, लेकिन कन्वर्जन के लिए वो एक्स रखना पड़ा, तो इसलिए 20 रुपए अलग कैलकुलेट होगा, 10 रुपए अलग कैलकुलेट होगा. अब जब अलग अलग कैलकुलेट होगा, फॉर दिस पर्पज सेपरेट डिनोमिनेटर is used for each component. Which is calculated using a working called equivalent production units. इक्वलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, और इसको मैं आइंदा प्यार से ईपी कहा करूंगा. ईपी, इक्वलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स. ये वर्किंग कैसे होगी, एक सवाल से सिखाता हूं. अच्छा, अब वही सवाल जो गंदा मंदा रफ रफ किया था उसी को मैं फॉर्मली लिखवाता हूं. अब यहां तक पहुंचे फिर सवाल लिखें जी. वो एक्चुअली वो जो 0.7x था वो यही था. हाँ, क्या 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 दोबारा बोले? हाँ ठीक है. हाँ, अरे नहीं नहीं,
मैंने ये कहा था, ये सवाल मेरे इस कहने से मैं सवाल भी दोहरा रहा हूं कि अगर पूरे महीने में 4000 समोसे तले हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 4000 समोसे कढ़ाई में डाले थे, पूरा महीना वो उस तेल में सड़ते रहे, पकते रहे, उछलते रहे और फिर महीने बाद 4000 बाहर निकले। ऐसा नहीं हुआ। एक दफा समोसे तलने में शायद 15 मिनट लगते होंगे, तो पहली दफा 20 समोसे कढ़ाई में डाले होंगे, 15 मिनट बाद निकाल लिए होंगे, फिर 10 और डाले होंगे, 15 मिनट बाद वो 10 भी निकाल लिए होंगे, फिर 30 डाले होंगे, 15 मिनट बाद वो 30 भी निकाल लिए होंगे। करते करते पूरे साल में 4000 समोसे बने। जो बात आप कर रहे हैं उससे मुझे यह लग रहा है कि आप समझ रहे हैं कि पहले शुरू में 10 समोसे डाले, कुछ देर बाद 20 और डाले, कुछ देर बाद 15 और डाले, कुछ देर बाद 20 और डाले, लेकिन जमा होते होते वो पूरे 4000 कढ़ाई के अंदर हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। एक दफा में जो एक बैच आता है वो शायद 15 मिनट गुजार के चला जाता होगा। तो अगर हम पूरे महीने के अंदर यह कह रहे हैं कि 20,000 किलो मटेरियल इसमें डला था, तो मेरे ये कहने का मतलब नहीं है कि 20 फौरन डल गया था। एक वक्त में हो सकता है 200 किलो डलता हो। वो 200 किलो डला, 2 घंटे तक मशीन में रहा, पकने के बाद 2 घंटे बाद वो निकाल के बाहर, फिर दोबारा से 100 किलो डले, फिर 2 घंटे पके, फिर 2 घंटे के बाद बाहर। ये कौन से वाले 1200 हैं? इन्होंने भी 2 घंटे ही पकना था, लेकिन 30 जून रात 12 बजे से को 15 मिनट पहले डले थे, इसलिए वो अभी भी मशीन के अंदर पड़े हुए थे। ये वो 1200 किलो है। मैं वो जो एक वक्त में 2 घंटे पकने वाले हैं, वो 2 घंटे शुरू कब होंगे? जब सारा का सारा मटेरियल फौरन डाल देंगे, फिर 2 घंटे शुरू होंगे। ये वाली बात मैं यहां कर रहा था। यहां तक नोटेड? चले, वही जो एग्जांपल अभी पहले की थी ना, उसी को फॉर्मली लिखवाता हूं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोसेस 1 फॉर द मंथ ऑफ जून। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोसेस 1 फॉर द मंथ ऑफ जून। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 200,000, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 2 लाख रुपए, और ब्रैकेट में लिखें क्या था? 10,000 यूनिट्स। फिर लिखें कन्वर्जन कॉस्ट 97,000। फिर लिखिए क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 1000 यूनिट्स, 1000 यूनिट्स। और इन 1000 यूनिट्स के साथ ब्रैकेट में लिखिए 100% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल, 70% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन। 100% विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल, 70% विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन। और आउटपुट 9000 यूनिट से 9000 यूनिट्स मुझसे रिक्वायर्ड है। अच्छा, अभी चूंकि पहली दफा सिखा रहा हूं इसलिए मैं ये तीनों रिक्वायरमेंट तोड़ तोड़ के बता रहा हूं, वरना मैं तीसरी रिक्वायरमेंट डायरेक्टली भी बताता तो पहली दोनों फिर भी करनी होती। पहली रिक्वायरमेंट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। क्या कहना चाहिए? दूसरी रिक्वायरमेंट कॉस्ट पर यूनिट, कर दी थी मैंने, ये कल दिखाना है यार, अभी टाइम नहीं। क्या लिखा? कॉस्ट पर यूनिट। और तीसरी चीज स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन। जी क्या जी? पहला मैंने कहा है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, दूसरा कहा है कॉस्ट पर यूनिट, और तीसरी चीज कही है स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। ये सॉल्व करते हुए इनका फॉर्मेट बना के दिखाता हूं और ये बताता हूं कि ये स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन क्या चीज है। अच्छा, जिनको इक्वेशन समझ आई थी तो मैंने लिखा हुआ था 9000x प्लस 1000 इंटू 0.7x इज इक्वल टू, इसमें से x कॉमन लें, प्लस 700।
9700 और इसको इससे डिवाइड किया, ठीक है। ये जो मैंने 9700 निकाला ना इक्वेशन से, कॉन्सेप्ट तो ठीक है, लेकिन यही वाला काम हम एक टेबुलर वर्किंग से करने लगे हैं। उस टेबुलर वर्किंग को इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स कहते हैं। आप ये टेबल यूज करिएगा। थोड़ी सी अंग्रेजी, उस अंग्रेजी के यूनिट्स, उन यूनिट्स की स्टेज ऑफ कंप्लीशन, एसओसी स्टेज ऑफ कंप्लीशन, और इनको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको मैं कह रहा हूं इक्विवेलेंट यूनिट्स। थोड़ी सी अंग्रेजी, यूनिट्स, स्टेज ऑफ कंप्लीशन परसेंटेज, और इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ रहा है मैं उसको कह रहा हूं इक्विवेलेंट यूनिट्स। और इसके नीचे मैं दो कॉलम बना रहा हूं, एक मटेरियल और एक कन्वर्जन। इस महीने में इस प्रोसेस का आउटकम क्या रहा, कितने यूनिट्स बन गए और कितने अभी मशीन में हैं, यही आउटकम रहा ना। इस महीने में इस प्रोसेस का क्या आउटकम है, इतने बन गए और इतने अभी भी मशीन में हैं। कितने बन गए? 9000। और कितने मशीन में है? 1000। तो वो तो हर लिहाज से मुकम्मल है, लेकिन जो मशीन के अंदर हैं उनके दो टुकड़े, मटेरियल के एतबार से तो वो 100 हैं, लेकिन कन्वर्जन के एतबार से वो 70 हैं। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जो इस महीने में आउटकम रहा, दो ही चीजें फिलहाल, कल ओपनिंग भी ले आऊंगा, आउटपुट है और क्लोजिंग है। कितने यूनिट्स हैं वो लिखे और वो कितने % कंप्लीट हैं वो लिखे। इसको मटेरियल कन्वर्जन में क्यों नहीं तोड़ा मैंने? ये तो हर लिहाज से ही मुकम्मल है, लेकिन इन 1000 को मैंने दो हिस्सों में तोड़ा है। ये मटेरियल के लिहाज से पूरे हैं, कन्वर्जन के एतबार से 70 हैं। इक्विवेलेंट यूनिट्स ये हैं दिस इनटू दिस। तो आउटपुट के 9000 यूनिट्स मटेरियल के लिहाज से भी पूरे हैं, कन्वर्जन के लिहाज से भी पूरे हैं। हाँ जी, और क्लोजिंग के सामने मटेरियल वाले कॉलम में आपने लिखना है दिस इनटू दिस, और कन्वर्जन के सामने लिखना है दिस इनटू दिस, और फिर इन दोनों कॉलम्स का कर देना है टोटल 10,000 टेबल बनाने का तरीका दोबारा बता रहा हूं। इस महीने में इस प्रोसेस का जो भी आउटकम रहा, इतने बन गए, इतने मशीन के अंदर हैं, उनके यूनिट्स लिखे, वो कितने % कंप्लीट हैं, स्टेज ऑफ कंप्लीशन लिखी, और फिर इनको इससे मल्टीप्लाई करके ये दो कॉलम फिगर्स लिखी, और फिर दोनों कॉलम्स का टोटल कर दिया। इसको कहते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। अच्छा, अगर किसी फैमिली पार्क या फैमिली प्लेस में जो टिकट है, जितनी बड़े की टिकट है, बच्चे की टिकट उसका 70% है, नहीं 50%, 50% यानी 50 रुपए है। तो 10 बच्चों का टोटल खर्चा कितना हुआ? हम ये कह सकते हैं कि 10 बच्चों का उतना ही टोटल खर्चा है जितना इफेक्टिवली 5 बड़ों का खर्चा है टोटल खर्चे के एतबार से। इसका मतलब है कि 1000 यूनिट्स पे 70% काम हो चुकना इज इक्विवेलेंट टू 700 यूनिट पे पूरा काम हो चुकना। इक्विवेलेंट का मतलब है कि 9000 यूनिट्स पे तो पूरा पूरा काम हुआ है, यानी मटेरियल का खर्चा भी 9000 और कन्वर्जन का खर्चा भी 9000 पे हुआ है। 1000 यूनिट्स पे मटेरियल कॉस्ट पूरी लग जाना, ठीक है, मटेरियल 1000 यूनिट्स पे लगी है। 1000 यूनिट्स पे 70% काम होना इज इक्विवेलेंट टू 700 यूनिट्स पे पूरा काम हो जाना। ये इस इक्विवेलेंट यूनिट्स का कॉन्सेप्ट है। इस इक्विवेलेंट यूनिट्स को बनाना कैसे है? सबके लिए आउटपुट लिखें, क्लोजिंग लिखें, उनके यूनिट्स लिखें, स्टेज ऑफ कंप्लीशन दी हुई है सवाल में, और इनटू दिस करके ये दो कॉलम भर दिए। इस टेबल को बनाने में किसी को कोई परेशानी? ये टेबल यूज करना है सबने, और वैसे समझाने के लिए बता रहा हूं, ये वही है जो इक्वेशन बना के निकाला था। इस टेबल को यूज करना है क्यों? ये 10,000 और 9700 डिनोमिनेटर आ गए,
कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए डिनोमिनेटर आ गए। अब हम कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। दूसरी चीज, प्रोसेस कॉस्टिंग की ना इतनी प्रैक्टिस करेंगे आप लोग कि ये बहुत पक्का हो जाएगा सबको ही। कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहा हूं, दूसरी रिक्वायरमेंट थी कॉस्ट पर यूनिट। क्योंकि हमने ये दोनों अलग अलग डिनोमिनेटर रखे हैं, इसलिए कि हमने कॉस्ट पर यूनिट भी दो अलग अलग निकालनी है। न्यूमरेटर कितना, कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए जो इस पीरियड में खर्चा हुआ, मटेरियल का खर्चा, कन्वर्जन का खर्चा 97,000, और इन दोनों का अपना अपना डिनोमिनेटर कितना 10,000 और 9700, दिस डिवाइडेड बाय दिस 20 और ये 10। अच्छा, जिनको लग रहा है कि हमने तो बड़े आराम से पहले ही 30 निकाल लिया था, आप इन्हीं टेबल्स को फॉलो करें, क्योंकि इसमें जब मैं चीजें ज्यादा डालूंगा ना तो फिर इतनी आराम से निकलेगा नहीं 30। तो इसलिए आप ना इस टेबल और वर्किंग को फॉलो करिएगा। इस कैलकुलेशन का अब मतलब यह है कि जब यूनिट मुकम्मल हो जाता है यानी आउट हो जाता है, तो उस पर 20 रुपए का मटेरियल लगा है और 10 रुपए की कन्वर्जन लगी है, ये इसका मतलब है। तीसरी चीज थी स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन का मतलब यह है कि यह एक रिपोर्ट कार्ड है कि इस महीने की प्रोसेस 1 का आउटकम क्या है। 9,000 बने हैं और 1,000 अभी मशीन में है, इनकी टोटल कॉस्ट बता दो, यह स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन है। दोबारा, फॉर द मंथ इस प्रोसेस का आउटकम है। आउटकम क्या है, इतने पूरे बन गए, इतने अभी इन प्रोसेस हैं, इस आउटकम की टोटल कॉस्ट क्या है, यह है स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। तो आउटकम क्या है, जो बन गए उनकी कॉस्ट बताएं जी। उनकी कॉस्ट कैसे निकालें, कितने यूनिट्स बन गए 9,000, इन 9,000 पे 20 रुपए का मटेरियल लगा हुआ है, 10 की कन्वर्जन लगी हुई है 270, और जो अभी मशीन में है उनकी टोटल कॉस्ट अभी तक की बता दें। ये कैसे निकालें, इन 1,000 यूनिट्स पे मटेरियल तो लग चुका है पूरा, लेकिन इन 1,000 यूनिट्स पे 10 रुपए पूरा नहीं लगा, इसका 70% लगा है। ये बात आई समझ। ये कितना बना 20,000 और 7,000, ये वाली बात समझ आई। लेकिन आप ना इसको ब्रैकेट में ऐसे लिखने की बजाय सवाल करने की आसानी बताता हूं। इधर से यूनिट उठाएं, इधर से पर यूनिट कॉस्ट उठाएं। 1,000 पे 20 रुपए और 700 पे 10 रुपए। हजार पे ये लगा दें, 1,000 पे 20 ये हो गया, और 700 पे 10 ये हो गया। ये है स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्यों बनानी पड़ी, कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए। कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए यह क्यों बनाना पड़ा कि इस खर्चे में यह खर्चा जिन यूनिट्स पे भी आया पूरा पूरा नहीं आया वहां भी, यानी कुछ बड़ों की टिकटें भी हैं, कुछ बच्चों की भी हैं, तो हमें पर यूनिट बनाने के लिए यह फिगर कैलकुलेट करनी पड़ी। और जब एक बार कैलकुलेट हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो यूनिट बन गया मुकम्मल उस पर 20 रुपए मटीरियल, 10 रुपए कन्वर्जन लगी है। और स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन क्या है कि जो इस महीने में इस प्रोसेस का आउटकम है उसकी टोटल कॉस्ट क्या है, जो बन के बाहर चले गए उनकी टोटल कॉस्ट क्या है, और जो अभी मशीन के अंदर पड़े हैं उनकी टोटल कॉस्ट क्या है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।